हेलो हेलो प्यारे हाल चाल। तो मैं धीरेन्द्र सर आप सबके साथ एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बाबू लोग, हमारा समाज और पर्यावरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा समाज और पर्यावरण। ठीक है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 7th का है, आप लोग के लिए बना रहे हैं। ठीक है प्यारे बाबू, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे। तो आगे आपको जो दिया है ये आपका चैप्टर का नाम है। चैप्टर दिया है यहाँ पर, चैप्टर क्या दिया है? तो चैप्टर दिया है हिस्ट्री में। फर्स्ट चैप्टर दिया है मध्यकालीन भारत का परिचय, सेकेंड में दिया है उत्तरी भारत का इतिहास, थर्ड में दिया है दिल्ली सल्तनत और फोर्थ में दिया है मुगल एम्पायर। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे दिया है, जैसे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, पतन के बारे में पढ़ना, 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्यों का उदय कैसे हुआ, आधुनिक विश्व की ओर धर्म एवं शक्ति आंदोलन, और भूगोल में आपको पृथ्वी पर जीवन, जलमंडल, हमारा वायुमंडल, जलमंडल और जयमंडल दोनों है। ठीक है, यातायात एवं संचार के साधन, और इसमें आगे पढ़ना है नागरिक में भारत का संविधान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत में प्रशासन, विकास, मीडिया, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, ऐसे बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर यानी मध्यकालीन भारत का परिचय। मध्यकालीन भारत का परिचय, ओके। चलते से पहले मध्यकालीन भारत का परिचय पढ़ने के लिए तो आ जाता अपने चैप्टर के ऊपर। ठीक है, मध्यकालीन भारत का परिचय। देखो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो एकदम सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में पढ़ना है थोड़ी सी बात। इस चैप्टर में क्या पढ़नी है? थोड़ी सी बात। क्या पढ़ना है? तो आगे नीचे दिया गया ये भूमिका है ना, यहाँ पर सब दिखा गया। क्या लिखा गया है? तो मध्यकाल में राजनीतिक, धर्म और सामाजिक जो है ना बदलाव, अरब की विजय, यहाँ तक एक तुर्की, एक मंगोल, एक, मतलब इस सब मिलाकर एक में पढ़ना है। यहाँ पर 1-2 लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पर 1-2 लिखा गया है। फर्स्ट टॉपिक है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक है। सेकेंड में यहाँ मध्यकाल का यूरोप और मध्यकाल का भारत, सामाजिक दशा, मतलब ऐसा पढ़ना है। ठीक है, बस 2 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक एकदम 2 मिनट में ख़त्म होगा। ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट का। ठीक है, देखो एक लाइन हम लोग यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है फर्स्ट चीज़, क्या दिया है? तो दिया है मध्यकालीन का शाब्दिक अर्थ। मध्यकालीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मध्यकालीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बाबू? मध्यकालीन का शाब्दिक अर्थ होता है बीच का, यानी मध्य का समय, यानी कहा जाता है बीच का समय। ठीक है, प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के काल को मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के काल को क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं। इतना याद रहेगा ना। साधारण भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से आरंभ होता है और 18वीं शताब्दी तक क्या होता चलता है। ठीक है, जो मध्यकाल समय होता है ना, मध्यकाल, वो क्या होता है ना कि 8वीं शताब्दी शुरू होता है और 18वीं तक क्या होता है चलता है। फिर 8वीं शताब्दी को प्राचीन काल का अंत होता है और मध्यकाल का आरंभ होता है। ठीक है, ठीक है ना, 8वीं शताब्दी को प्राचीन काल खत्म होता है और मध्यकाल स्टार्ट होता है, और इसी तरह 18वीं शताब्दी को मध्यकाल का अंत होता है और आधुनिक काल का शुरुआत होता है। इतना बात एकदम ईजी में समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में कीजिए ओके। ठीक है, देखना चाहते हैं कितना ओके आता है। ठीक है, हाँ आगे आते हैं। आगे दिया आपका फर्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है, टॉपिक है मध्यकाल में राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक बदलाव, और इसमें पढ़ना है अरब, तुर्क और मंगोल। 3 चीज़, अरब और तुर्क और मंगोल, अरब तुर्क और मंगोल, अरब तुर्क और मंगोल। ठीक है, याद रखना। ये टॉपिक में हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, बस जो टॉपिक में दिया है वही, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कुछ दिया हुआ तो उसको जान लेंगे। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन के बारे में कर रहा है। हर्षवर्धन का मृत्यु कब हुआ था? तो 647 में, याद रहे। और राजा बने थे 606 में, और जन्म लिए थे 590 में। ये जन्म हो गया, मृत्यु हो गया राजा का कब, जब राजा बने थे। ठीक है, आगे आते हैं। तो हर्ष की मृत्यु के बाद देश में विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। हर्षवर्धन जब मर गए तो देश बहुत सारे राज्यों में बट गया था। ठीक है, इन राज्यों पर अधिकतर राजपूतों का शासन था। क्या था? अधिकतर राजपूतों का शासन था। ठीक है, मध्यकाल के दौरान
भारत बाह्य विश्व के संपर्क में आया। मध्यकाल के बाद दौरान जब मध्यकाल चल ही रहा था ना, तभी भारत विश्व दूसरे देशों से संपर्क में आया। ये संपर्क अरब, टर्की, मंगोल, चीनी और यूरोपवासियों से था। ठीक है, ये सब किन के देशों से था? तो ये था अरबी, टर्की, मंगोल, चीनी और यूरोपवासियों से था। आगे दिया है अरब की विजय। अरब की विजय, अभी तक हम लोग बहुत थोड़ा टॉपिक पढ़े हैं, अभी पढ़ना है हम लोग अरबों का विजय कैसे हुआ था। देखो, सातवीं सदी में क्या, एक नए धर्म इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था। ठीक है, 7वीं शताब्दी में एक नया धर्म जिसका नाम था इस्लाम धर्म, वो उदय अभी बन रहा था। ठीक है, उदय हुआ था, जन्म लिया था। इस धर्म में आदिवासियों को एकजुट किया तथा अरब अब शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति में के रूप में उभरे। और इसी दौरान, ठीक है, इसी दौरान करा इस धर्म ने अरबवासियों को एकजुट किया। ठीक है, तथा अरब एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। इस दौरान अरब वासियों का जो पावर था ना, वो पावर बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, मतलब पावरफुल आदमी बन रहा था लोग। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद, याद रखना, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद। कुरान शरीफ इनकी धार्मिक पुस्तक थी। जैसे हिंदुओं का गीता होता है, मुस्लिम का कुरान होता है, तो वैसे ही इनका कुरान शरीफ था। मोहम्मद साहब के बाद अरबों और खलीफाओं ने राज किया। जब हज़रत मोहम्मद साहब नहीं रहे थे ना, मतलब उनके बाद कह रहा है कि अरबों और खलीफाओं ने राज किया था। ठीक है, पहले चार खलीफा थे, जैसे कि अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान और हजरत अली। 4 खलीफा का नाम क्या है? चारों खलीफा कौन कौन थे? तो अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान और हजरत अली। अरब ने जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भागों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो एक चीज़ पढ़ना है कि 7वीं शताब्दी के क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था। और उस वक्त जब इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था तो अरबों का शासन जो पावर है वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब की जो कि उनके इस्लाम धर्म का था ना, उसका धार्मिक किताब था कुरान शरीफ। हजरत मोहम्मद साहब के जो राज किया था अरब और खलीफाओं ने, क्या था, खलीफा 4 प्रकार से बटे हुए हैं: अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान और हजरत अली। अरबों ने जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। 8वीं सदी में अरबों का प्रभाव भारत में सिंध से लेकर यूरोप के स्पेन तक फैल गया। देखो यहाँ पर दिखा रहा है 8वीं शताब्दी का कर रहा है, सिंध से लेकर यूरोप तक फैल गया। यहाँ देखो, सिंध से लेकर यूरोप तक फैल गया। क्या बढ़ गया? यूरोप, मतलब किधर है? इधर है यूरोप, इधर, यहाँ सिंध से यूरोप तक फैल गया। ठीक है, आगे आते हैं। अभी ज़्यादा कुछ लग रहा है पढ़े हुए हैं? नहीं। इन लोगों ने क्या किया? तो इन लोगों ने विभिन्न देशों से ज्ञान प्राप्त किया और उनका विकास किया। अरबवासियों ने विभिन्न सभ्यताओं का, जो विशेषकर ग्रीक, पार्सियन एवं भारतीय सभ्यताओं के बौद्धिक एवं वैज्ञानिक परंपराओं को एक दूसरे के करीब लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, बहुत बड़ा भूमिका निभाई। और क्या किए? अरब सभ्यता कई शताब्दियों तक विश्व की अग्रणीय सभ्यता रही है। क्यों रही है? क्योंकि ये लोग क्या करते थे ना, दूसरे लोगों का जो सांस्कृतिक है, जो भी उनका सभ्यताएं हैं, जो कि वैज्ञानिक परंपराएं हैं, वो सीख कर अपने आप पर लागू करते थे और अपने आप को परफेक्ट बनाते थे। ठीक है, परफेक्ट। और इसके चलते अरब क्या थे ना, बहुत पावरफुल थे और वो सबसे आगे, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा दिन तक राज किए थे। इसके बारे में बात किया जा रहा है। अरब केवल दूसरी जगहों को जीतने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म के प्रचार और अपना व्यापार और वाणिज्य फैलाने से के लिए भी एक बड़े हिस्से पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, सन 1085 में तुगरिल बेग के आधिपत्य से
अधिपत्य में तुर्कों ने बगदाद पर कब्जा किया। ठीक है, अब आते हैं आगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। क्या देखता है, शुरू हम लोग क्या पढ़ा था, तो मध्यकालीन का शाब्दिक अर्थ देखा था, बीच का या मध्य का समय होता है। और ये मध्य का समय कब था, तो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक था। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, 18वीं शताब्दी में ख़त्म हुआ था। इतना चीज़ याद हुआ। सेकंड कह रहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्ष का मृत्यु कब होता, 647 ईसा पूर्व में होता है, 647 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त यहाँ भारत में क्या था, भारत राज्य टुकड़ों में टूट रहा था, और ये यहाँ पर अधिकतर का राजा कौन था, राजपूत था। इसके दौरान भारत विश्व के संपर्क में आया, जैसे कि अरब, टर्की, मंगोल, चीनी और उत्तरी यूरोपवासी। कह रहा है कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म बन रहा था, जन्म हुआ था, उनका उदय हो रहा था। उस वक्त अरबियों का ना, अरबों का पावर था, बहुत ज़्यादा था। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन थे, तो हज़रत मोहम्मद थे, जिसका धार्मिक किताब क्या था, कुरान था, कुरान शरीफ। मोहम्मद साहब के बाद अरब और खलीफाओं ने राज किया। खलीफा 4 प्रकार से बटे हुए थे, अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान और हज़रत अली। ठीक है, और अरबों ने जॉर्डन, सीरिया, बेलनान और लेबनान और उत्तरी अफ्रीका के ऊपर बड़े भूभाग पर राज किया था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में अरबों द्वारा प्रभावित भारत का सिंध से लेकर यूरोप और में स्पेन तक फैल गया। उसके बाद कहा कि उन्होंने बहुत सारे देशों का ज्ञान लिया, ग्रीक, पार्सियन, भारतीय, इस सब का जो वैज्ञानिक परंपरा है उन सबको सीखा, और अपना जो सभ्यता था उसको फैलाने में मदद किया। और ये लोग बस किसी दूसरे जगह पर जीतने के लिए नहीं जाते थे, बल्कि अपने धर्म यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे। ठीक है, प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे। ओके, ये बात कर रहा है। फिर आता है तुर्क। 1050 ईस्वी में तुगरिल बेग ने 1050 ईस्वी में तुगरिल बेग के आधिपत्य में, तुगरिल बेग जब थे ना, तो उनके नेतृत्व में तुर्कों ने बगदाद पर कब्जा किया। तुर्की खलीफाओं को इस्लाम के धार्मिक प्रधान की तरह आदर देते थे। मतलब जो तुगरिल बेग थे ना, इनको आदर देते थे, कहा जाता है। खलीफाओं ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि दी। उन्होंने मजबूत सेना बनाई। किन्होंने, तुगरिल बेग ने मजबूत सेना बनाई थी। आगे आते हैं हम लोग। हाँ, बस इतना ही है, इसको अच्छे से पढ़ते पढ़ें। देखो, तुर्कों ने यानी ऑटोमन ने 1400 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध तक प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से हुआ था ना, मतलब 1400 लेकर 1914 था, 1400 से 1914 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध तक अरब प्रायद्वीपीय के अधिकतर भाग पर शासन किया है। मतलब कह रहा है प्रायद्वीप, भारत क्या है, प्रायद्वीप है, मतलब अरबों ने अरब प्रायद्वीप के अधिकतर क्या कहते हैं, देशों पर राज करा था, अधिकतर भाग पर राज किया था। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, फिर 1453 ईस्वी में उन्होंने कांस्टेंटिनोपोल को जीता, जिसका अभी जो वर्तमान नाम है इस्तांबुल कर दिया गया है, जो कि रोम का एक बड़ा शहर था। ठीक है, आज से प्राचीन काल में, आज से मतलब बहुत साल पहले इसका नाम, दूसरा नाम इस्तांबुल कर दिया गया। ठीक है, जब ऑटोमन साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, तो इसने तुर्की के अतिरिक्त सीरिया, फिलीपीन, अरब और मिस्र पर नियंत्रण किया। ठीक है, इतना बात कर रहा है, ये कोई भारी बात है नहीं ना, बहुत हल्का बात है। अब आते हैं मंगोल एक क्या है, बहुत अद्भुत, मतलब एक तरह से क्या करते हैं ना, कि वैसा राजा जिसके अंदर ममता यानी दया का भाव ही नहीं था, वैसा राजा था यहाँ का। नाम था चंगेज खान का नाम सुने हो, नहीं सुनो, इस वीडियो का लिंक डाल देंगे, इस वीडियो के ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे का दोस्तों वीडियो का, जिसमें आपको चंगेज खान का पूरा परिचय या पूरा हिस्ट्री खान सर या किसी और टीचर के साथ मुँह जवानी आपको बताया गया, हम ही बता देंगे। ठीक है, इतना क्रूर था ना यह, कि लोगों को जहाँ जाता था कुत्ता बकरी किसी को नहीं छोड़ता था, जानवरों को तक मार देता था। ठीक है, कहा जाता है कि चंगेज खान एक समय एक जगह गया था जहाँ पर लड़ाई करने, वहाँ पे एक माँ थी, वो उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था उसका, उस बच्चे को
माँ को तो मारा ही और बच्चे को भी पेट से निकाल के मारा। ऐसा क्रूर शासक आज तक नहीं था, ठीक है, आज तक नहीं था। चलो देखते हैं मंगोल के बारे में देखते हैं। मंगोल, ये आपको बात, ये चंगेज खान वाले बात हमेशा याद रखना, ठीक है। आपको हम बहुत बहुत बार बता सकते हैं, आप अगर पूछ लेंगे तो, ठीक है। अगर इस वीडियो पर कमेंट आया ना मंगोल के बारे में बताइए, तो हम आपको बहुत अच्छे से मंगोल के बारे में एक नया वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, मंगोल के बारे में, बस चंगेज खान मंगोल, ठीक है। ठीक है, देखो आगे आते हैं। चंगेज खान एक ऐसा शासक था ना, देखो बता दें तुम लोग को थोड़ा मोड़ा। देखो क्या हुआ था ना कि 1206 ईस्वी में तेमुजिन तेमुजिन का नाम एक तेमुचिन था नाम का मंगोल योद्धा ने पूरी मंगोल जाति पर अपना नियंत्रण किया था, ठीक है, और चंगेज खान की उपाधि ली। चंगेज खान का पहला नाम क्या था? तेमुजिन या तेमुजिन था। एक बहुत भयंकर राक्षस जैसा आदमी था जिनको चंगेज खान की उपाधि मिली। उसने पहली बार सभी मंगोलों को एक रूप एक साथ किया, मतलब एक इकट्ठा किया, एक साथ किया, मतलब पूरा एक साथ मिलकर सब बोल रहा है। 1211 ईस्वी में चंगेज खान ने उत्तरी चीन का विनाश किया और कम समय में ही मंगोल के एक विशाल साम्राज्य का स्थापना कर लिया और चीन से पोलैंड तक फैला। कहना चाहता है कि यह ना 1206 ईस्वी में तैमुजिन को, मतलब जो चंगेज खान का उपाधि मिला था, उसने पहली बार सभी मंगोल को एक रूप किया, एक साथ किया, इकट्ठा किया, एक मत किया, ठीक है। और 1211 ईस्वी में इन्होंने उत्तरी चीन का विनाश करके चीन से लेकर पोलैंड तक अपना साम्राज्य फैलाया, ठीक है। यही नहीं, अभी आगे सुनो। और 1258 ईस्वी में चंगेज खान के पोता हलाकुन खान ने पश्चिमी एशिया पर विनाश किया और उसका बगदाद को नष्ट किया, बगदाद को खत्म कर दिया इसने। फिर कह रहा है 14वीं शताब्दी में तैमूरलंग नाम का एक मंगोल प्रधान ने चंगेज खान की अपेक्षा अधिक विनाशकारी युद्ध आरंभ कर दिया, जिसने ईरान, इराक, मध्य एशिया, सीरिया, एनाटोलिया और उत्तर भारत का विनाश किया। मतलब वैसे एक और शासक था, ठीक है, उसने भी ऐसा कहीं कांड किया था। आगे चलते हैं। मध्यकाल का यूरोप, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं टॉपिक नहीं है, ठीक है। देखो मध्यकाल का यूरोप के बारे में पढ़ेंगे और नीचे हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। यूरोप में 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अंधकार युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मतलब देखो अब कोई तुम क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चन हो सकता है कि यूरोप में मध्यकाल का समय कब है, कब से कब तक था? तो 5वीं से 11वीं। कोई पूछ सकता है कि अंधकार युग क्या है या अंधकार युग कब से कब तक था? तो 5वीं से 11वीं, ठीक है। क्योंकि इस काल में व्याकुलता, अव्यवस्था, अस्थिरता एवं लगातार युद्ध होते रहते थे, ठीक है। 5वीं से 11वीं में क्या होता? खाली लड़ाई, मतलब कुछ समझ में आ रहा है? खाली लड़ाई हो रहा था, मतलब अस्थिरता था, अव्यवस्था था, व्याकुलता था, ठीक है। हुन्नों ने रोम शहर के शहरों को नष्ट किया और आम जनता दुखी जीवन व्यतीत करती थी, ठीक है। अंधकार युग में यूरोप में एक नई सामाजिक पद्धति सामंतवाद ने जन्म लिया। सामंतवाद ने जन्म लिया, ठीक है। अब सामंतवाद क्या होता है, सामंत क्या होता है, उससे पहले देखते हैं क्या होता है सामंतवाद। तो भूमि उच्च वर्गीय लोगों में बांटी जाती थी, वे सामंत कहलाते थे, ठीक है। भूमि जो ऊंची जाति के लोग थे उन्हें बांट दिया जाता था, उन्हें क्या कहते थे? सामंत कहते थे। यह भूमि का उपहार सेनाओं सैनिक कार्यों के लिए दी गई जागीर कहलाती थी। इसके बदले में सामंत राजा को लड़ाई में मदद करने के लिए सिपाही उपलब्ध कराने राजा के दूसरी सेवाएं देने की वचन देते थे। जो ऊंची जाति के लोग थे ना, उनको राजा कुछ देता था, सब जमीन उमीन, तो वो लोग जो ऊंची जाति के थे राजा के नौकर बन के रहते थे और वे राजा
राजा को जिस चीज़ का जरूरत होता था ना सामंत उन्हें देते थे। मतलब कोई लड़ाई करने जाना है तो उन्हें सैनिक कमी है तो राजा को क्या करेंगे, सामंत वो सेना देंगे। राजा को नाच देखना है तो नाच के लिए नचनिया देंगे। फिर राजा को कुछ भी करना हो, गाना सुनना हो गायक ला देंगे, कविता सुनना है कवि ला देंगे, मतलब जो मन वो करना है। ठीक है। सामंत अपनी भूमि के हिस्से को आगे जमींदारों को बुलाए जाने के सामंत की सेना में लड़ना होता था। कहना चाहता है कि सामंत अपनी भूमि के हिस्सों को आगे जमींदार को बुलाए जाने पर, ठीक है, आगे जमींदार को बुलाए जाने पर सामंतों की सेना से लड़ना होता था। किसानों को जो कृषक दास कहते थे, किसानों को क्या कहते हैं, किसानों को जो कृषक दास कहते थे। ठीक है। इन जमींदारों की भूमि पर काम करना होता था। इन जमींदारों की भूमि पर काम करना होता था। भूस्वामी उत्पादन का सबसे अधिक भाग लेता था, जबकि किसान को दिनों की तरह गरीबों की तरह जीवन बिताना पड़ता था। देखो जो जमींदार होता था ना, मान लो कि हमारे पास इतना खेत है, जमीन है, ठीक है, कितना है, इतना है, मान लो सपोज दैट इतना खेत है, तो मान लो हम इतना में खेती की इतना में, तो किसान के पास इतना ही होता था, बाकी सब कौन लेता था, जमींदार या जो सामंत था वो सब ले लेता था। ठीक है। हाँ, आगे चलने पर कह रहा है कि ईसाई जनता का प्रधान धर्म था। ईसाई का था जनता का प्रधान धर्म था। पादरी का भी समाज में उच्च स्थान था। जैसे हम लोग के यहाँ पंडित का होता है, उसमें पादरी का होता है। अधिकतर ज्ञान धार्मिक केंद्रों पर सीमित था। अधिकतर ज्ञान धार्मिक केंद्रों पर सीमित था। अंधकार युग में यूरोप व्यापार और वाणिज्य में पिछड़ा हुआ था। शांति और सुरक्षा पाने के बाद यूरोपवासियों ने व्यापार में ज़्यादा रुचि दिखाने शुरू की। इस समय अरबों ने क्षेत्र के अधिकतर व्यापार पर कब्जा कर लिया और इसलिए यूरोपवासियों को अरबों से शत्रुता का सामना करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपवासियों जैसे ईसाई और मुस्लिम जो कह सकते हैं कि यूरोपवासी यानी कह सकते हैं यूरोपवासी और अरबों के बीच का जो लड़ाई हुआ था ना, उसको धार्मिक युद्ध को क्रूसेड कहते हैं। कहते हैं ईसाई और मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसको क्या कहते हैं, क्रूसेड कहते हैं, मतलब धार्मिक युद्ध हुआ था। युद्ध अपने लक्ष्य में असफल हो गए। यह युद्ध अपने लक्ष्य में असफल हो गए, लेकिन वे ईसाई और अरबों को एक साथ लाए और उनके बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। ठीक है, इतना बात समझ में आया। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो दिया है मध्यकाल में भारत का सामाजिक दशा, और कह रहा है मध्यकाल में भारत का सामाजिक दशा, और भी कुछ कह रहा है कि मध्यकाल का स्रोत। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक है, इस 2 टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम लोग का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है। आगे आते हैं। ठीक है, देखो, तो मध्यकाल में भारत का सामाजिक दशा। इस काल में भारत की सामाजिक दशा भ्रष्ट हो गई थी। यहाँ पर कठोर जाति प्रथा लग गया था यार। यहाँ पर लोग बहुत सारे खराब प्रथाओं में फंसे हुए थे। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ थी, बहुत सारे खराब बातें थी। ब्राह्मण की तरह ही क्षत्रिय को भी समाज में आदरपूर्वक सम्मान किया जाता था। और यहाँ पर चमार जाति को, जो मुसहर जाति है, उन लोगों को नीचा दिखाया जाता था। 8वीं शताब्दी में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में बहुत सारे बदलाव दिखाई दिए, जिसे इसे मध्यकाल का आरंभ कहा जाता है। और ये कब तक चला था, तो 18वीं शताब्दी तक चला था, जब तक मुगल वंश वाला आ नहीं गया। ठीक है, मतलब उसके कहते नहीं, सॉरी, मुगल वंश का विघटन, यानी भारत में जब ब्रिटिश शासन का नींव पड़ा ना, तब तक क्या था, तो मतलब 8वीं में क्या होता है, शुरू हुआ था 8वीं में, शुरू हुआ था 18वीं तक चलता रहा। ठीक है, कह सकते कोई भारत में मध्यकाल का समय कब से कब तक था, तो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का विघटन और भारत में ब्रिटिश शासन का नींव को भारतीय इतिहास के मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का शुरू कराता है। देखो, जब मुगल वंश खत्म हो गया और अंग्रेज अपना शासन का स्थापना किया, तब से कहा जाता है कि मुगल वंश के साथ ही क्या हुआ, मध्यकाल भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं। मध्यकाल के स्रोत। इतिहासकारों ने अपनी खोज
प्रकृति और अपने अध्ययन के काल पर आधारित होकर भूतकाल के बारे में जानने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का पता किया, यानी प्रयोग किया है। कुछ मतलब कुछ जानना है, बस क्या जानना है। तो हमारे पिछले मतलब पिछले जीवन में यानी कह सकते हैं कि हमारा हमसे 100 साल पहले क्या हुआ है, हमसे 20 साल पहले क्या हुआ है, ठीक है, इसके बारे में कहना चाहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि हम इन स्रोतों को 2 समूहों में बांटे, जिसका नाम है पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है सामाजिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पहला है पढ़ना है लेख, स्मारक एवं सिक्के। लेख में क्या पढ़ना है, तो बस छोटी सी बात पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बाबू, तो पढ़ना देखो, पहले के जो राजा रहते थे ना, मतलब अपना जो विजय पताका था फैलाने के लिए मंदिर पर सब चित्रकारी करा देते थे। तांबा का सिक्का, लोहा का सिक्का, सोना का सिक्का के ऊपर चित्रकारी करा देते थे, जिसको कहते हैं हम लोग गढ़ना। लेख लिखवाते थे, जैसे कि कोई महान राजा है तो उसके मंदिर के ऊपर लेख, मतलब यानी उस पत्थर के ऊपर उसके बारे में लिखा होता था कुछ भी कुछ। ठीक है, इसके बारे में कहना चाहता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि लेख मंदिरों पे पाया जाता था, मतलब कह रहा है तो लेख तांबे की प्लेटों, चट्टानों और स्तंभों पर पाए जाते थे। लेख मंदिर के पाए जाते हैं। ये लेख विभिन्न शासकों के साम्राज्य के विस्तार और प्राकृतिक सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास आदि पर प्रकाश डालते हैं। इतिहासकारों का इन लेखों से इस काल के प्रचलित आधुनिक आर्थिक और सामाजिक जीवन पद्धति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया स्मारक, जैसे कि विभिन्न मंदिर, किला, गुम्बज, मस्जिद आदि बहुत सारे काल का क्या कर सकते हैं ना, सांस्कृतिक जो जीवन है, कला और विभिन्न कला का प्रकाश डालते हैं। कौन? स्मारक। मान लो कुतुब मीनार को जो बनवाया है बहुत अच्छा किया है ना, तो उसके बारे में जो नॉलेज मिले, मतलब उसके बारे में हम लोग को जो कहता है ना, तो वही मतलब अध्ययन करने के लिए बनाया गया। किसा करा सिक्का, बहुत सारे राजा है ना, तो क्या किया, अपना अपना सिक्का चलाएं। ठीक है, सिक्का हमें विशेष ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण तिथियां तथा शासकों के नामों से संबंधित क्या करता है, विभिन्न जानकारियाँ देता है। ठीक है, और आपका लास्ट चीज़ दिया है, क्या दिया है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में 3 चीज़ दिया, जीवनी, धार्मिक पुस्तक और विदेशी विवरण। 3 चीज़ दिया है बस। इस काल में साहित्यिक रिकॉर्ड की संख्या और विभिन्नता से वृद्धि होती है। इस काल में कागज अधिक सस्ता हो गया और पर्याप्त रूप से मिलने लगा। ठीक है, क्या मिलने लगा, तो कागज मिलने लगा भाई। इसमें आपको लोग पवित्र साहित्य, धार्मिक जो किताब थे ना वो लोग, और कह रहा है कि शासकों का वर्णन, संतों के उपदेश और जो भी थे शिक्षा, प्रार्थना पत्र और न्याय का रिकॉर्ड, वो भी आय व्यय का लेख का करो, टैक्स, हस्ताक्षर से बहुत सारी चीज़ का करके उनको इकट्ठा करने लगे। ठीक है, जैसे कि पुस्तकालय, संग्रहालय में रखा गया था। ठीक है, ये लेख और प्रमाण इतिहासकारों के बहुत सारी जो कि विस्तृत जानकारी है ना उन्हें देता है। जैसे कि होती भाग बांटा गया जीवनी, जैसे कि कोई भी राजा था तो उसका जीवन लिखा जाता था। जैसे अकबर का अकबरनामा, बाबर का बाबरनामा, जहांगीर का, हुमायूं का, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब का क्या था, एक खुद जीवनी लिखा गया था। ठीक है, इनके वंश का, इनके राज्य का, इनके बारे में सब कहानियाँ लिखा जाता था। फिर आता है धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तक में क्या होता था कि रीति रिवाज, यज्ञ, पूजा पाठ कैसे करते हैं, सब उसमें लिखा जाता था। विदेशियों के विवरण में क्या होता था, इसमें कौन सा विदेशी आया भारत में, घूमा और उसके बारे में उसने क्या लिखा, इसके बारे में पूरा पूरा विवरण देता था। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। और चैप्टर खत्म हो चुका है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, तब उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन से बनाएंगे, ओनली क्वेश्चन से। तो उस वीडियो को मत भूलिएगा। और एक क्वेश्चन अगर पूरा है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हमें आपको 2-2 सेकंड टाइम दे रहा है। 1 2 3, 1 2 3, फिर लास्ट में 1 2 3, इसको मार लीजिए। ठीक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह ना। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।